नमस्कार बच्चों। वेक्टर अलजेब्रा चल रहा था हमारा और उसकी विविध प्रश्नावली को करेंगे हम। ये आपका 10वां चैप्टर है। इसके 10वें चैप्टर को विविध प्रश्नावली को करते हम। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं कि एक इकाई सदिश लिखिए जो कि एक्स वाई प्लेन में हो और जो एक्स अक्ष के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है एंड एक्स वाई प्लेन पे हो। तो ये आपका एक प्लेन है, पेपर है। ये मैंने एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस मान ली। तो जेड एक्सिस कैसे होगी इस पेपर पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स ओ एक्स ओरिजिन है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस ऐसे ऊपर आएगी, ऊपर की तरफ, इसमें कहीं भी रख लो। उसकी डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। किससे? आपके प्लेन से, इस पेपर से, और एक्स एक्सिस से भी 90 डिग्री और वाई एक्सिस से भी 90 डिग्री। तो एक ऐसी रेखा जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो कोई भी ऐसी वेक्टर 30 डिग्री का एंगल या तो यूँ बनाएगा या यूँ बनाएगा। तो अगर पॉजिटिव से, फिर बता रही हूँ कि ये जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर है। तो मान लीजिए वेक्टर ए निकालना है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है। तो जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसे अगर मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मानते हैं, तब एक्स होगा कॉस अल्फा, वाई होगा कॉस बीटा और जेड होगा कॉस गामा। याद रखिए यूनिट वेक्टर के लिए ये संभव है, वरना ज़रूरी नहीं है कि एक्स कॉस अल्फा के बराबर होगा। सिर्फ तभी होगा क्योंकि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी मापांक या परिमाण 1 है। तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 होता है। और अगर ऐसी स्थिति है और एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यानी जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दिक् को ज्याज होती हैं, उनके वर्गों का योग भी 1 होता है। तो इस तरह से एक्स कॉस अल्फा के बराबर, वाई कॉस बीटा के बराबर, जेड कॉस गामा के बराबर। और अल्फा एंगल हुआ इस जो भी वेक्टर है इसका पॉजिटिव एक्स से बनाया गया एंगल। तो अल्फा का मान हो गया 30 डिग्री दिस साइड और दिस साइड। तो कॉस अल्फा हो गया, पर इस साइड नहीं नापेंगे क्योंकि पॉजिटिव, हम जब भी एंगल नापना शुरू करते हैं अल्फा एक्स पॉजिटिव एक्स पे खड़े होते हैं और हमेशा इस तरफ नाप के चलते हैं, पॉजिटिव वाई की तरफ बढ़ते हुए। तो इतना एंगल होता तो कायदे में एंगल होता ये कितना, 360 माइनस 30 यानी 330 डिग्री कहा जाता। तो एंगल जब भी नापा जाएगा पॉजिटिव एक्सिस पे खड़े होंगे और पॉजिटिव वाई की तरफ चलेंगे। और फिर इस तरह से वाई एक्सिस से जो एंगल बना कितना है आपका, ये 60 डिग्री। और जेड एक्सिस चूँकि इस पर 90 डिग्री बनाती है, तो अल्फा एंगल 30 हुआ, बीटा हुआ 60 डिग्री और गामा हुआ आपका 90 डिग्री। तो कॉस अल्फा हुआ कॉस 30 यानी √3/2 वाई, √3/2। कॉस बीटा हुआ कॉस 60 यानी 1/2 और कॉस गामा हुआ कॉस 90 यानी कि 0। इस तरह से x का मान कितना हुआ √3/2, y का मान 1/2 और z का मान 0। तो वेक्टर ही होगा आपका √3/2y प्लस 1/2j प्लस 0 के। उसके लिए आप लिखो या ना लिखो या यहीं छोड़ दो। प्रश्न नंबर 2 कहते हैं स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड लिखो, यानी सदिश अदिश घटक लिखने हैं और मैग्नीट्यूड लिखना है उस वेक्टर का जो बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और बिंदु Q को जोड़ रहा हो, यानी PQ के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2।
तो जब पी क्यू वैक्टर बनेगा तो ये होगा ओ क्यू माइनस ओ पी, और ओ क्यू के होंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k, जैसे मैं बता चुकी हूँ। इसके होंगे x1i प्लस y1j प्लस z1, तो इस तरह से होगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो इसके अदिश पार्ट जो होंगे, अदिश घटक जो होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इसके अदिश घटक होंगे, अदिश घटक। और इसका जो फिर मापांक होगा, परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो होगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग z2 माइनस z1 का वर्ग। यही आपसे पूछा था कि लंबाई कितनी होगी और उसके अदिश घटक क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि एक लड़की 4 किलोमीटर चलती है वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ। फिर वो 3 किलोमीटर चलती है नॉर्थ से, जहाँ पहुँची थी 4 किलोमीटर पहुँचने के बाद नॉर्थ से यानी उत्तर से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, और रुक जाती है 3 किलोमीटर चलकर। और फिर जहाँ से स्टार्ट किया था लड़की ने, वहाँ से फाइनल पोजीशन तक का जो विस्थापन है वो पूछा है। तो जब कभी डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हम लेते हैं तो हम डायरेक्शंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मानते हैं ईस्ट और वेस्ट। तो अगर हमने ये आपकी एक्स एक्सिस ड्रॉ करी है और ये आपकी वाई एक्सिस ड्रॉ करी है, यहाँ जेड एक्सिस तो होगी नहीं क्योंकि प्लेन जो है ज़मीन है उसे समतल मानेंगे, तो 3D डायरेक्शन नहीं होती, ये 2D डायरेक्शन होती है। तो ये एक्स एक्स डैश है, तो कायदे में ये हुआ आपका ईस्ट मानते हैं हम, इसे वेस्ट मानते हैं। आप अगर कोई और टर्मिनोलॉजी डायरेक्शन ले रहे हैं तो उसे मेंशन करेंगे, वरना अगर ऐसे ही लिख देंगे तो ये अंडरस्टूड होता है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और मानते हैं हम कि लड़की यहाँ खड़ी थी। अब यहाँ से वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ वो 4 किलोमीटर चलती है, तो लेट सपोज 0 से 1 चली और 4 किलोमीटर पहुँच गई। फिर ए पे खड़ी हुई, और अब ए से नॉर्थ डायरेक्शन ये बैठता है इधर, और इस नॉर्थ से 30 डिग्री का कोण यानी वाई एक्सिस से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए सी पर जाती है। तो जब वाई से 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो एक्स एक्सिस से कितना बनाएगी, 60 डिग्री का। तो यहाँ से अगर ये वाई एक्सिस थी, ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये कितना हुआ, 60 का, और पहुँची यहाँ पर। ये कितना है आपका बिंदु सी, बी मान लो। तो ओ ए चली, फिर ए बी चली और बी पे रुक गई, तो ओ से बी यानी इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, यानी आपसे ओ बी वेक्टर पूछा है। आपसे कितना पूछा है, ओ बी वेक्टर। अब ए के कोऑर्डिनेट, अगर ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 मान लें, ए के कोऑर्डिनेट आपके हो गए -4 0, क्योंकि इधर डायरेक्शन मेरा है। तो ओ ए वेक्टर होगा आपका -4i प्लस 0j, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। अब अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसे मूल बिंदु मानते हुए, तो फॉर दैट ये 60 डिग्री है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये भी पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट यूँ से यहाँ से एक पैरेलल डाल दूँ, लेट सपोज बी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे, और मैंने यहाँ से एक बी एम डाल दिया, लेट सपोज ये बी एम, तो ये जो है आपकी दूरी एक्स है और ये दूरी वाई है। अब ये कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण कितना हुआ, 30 डिग्री, ये 90। और अब हम ये निकालते हैं ए एम और बी एम। तो इस त्रिभुज ए एम में, त्रिभुज ए बी एम में ए एम निकालेंगे तो ये दूरी 3 किलोमीटर है, ये ए बी। तो ए एम
क्या होगा, AM अपॉन AB होगा आपका cos 60 डिग्री, AM होगा आपका cos 60 यानी 1/2 और AB होगा 3 यानी 3/2, ये AM। तो ये जो आपका x होगा, x कितना बैठा, ये था -4 और ये दूरी कितनी थी 3/2। तो कायदे में 4 में से ये दूरी पूरी 4 थी, ये 3/2, तो 4 माइनस 3/2 और उसमें भी निगेटिव की तरफ। अगर मैं सिर्फ ये दूरी करूं तो ये 4 की दूरी, ये कितनी 3/2 2 की दूरी, तो ये जो बचेगी वो दूरी कितनी होगी 4 माइनस 3/2। लेकिन चूंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ नेगेटिव होगा, तो ये आपका होगा 4 माइनस 3/2, 4 दूनी 8 माइनस 3 यानी माइनस का 5/2। और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो ये वाई जो है बी एम अपॉन ए बी, ये होगा आपका साइन 60 सॉरी, ये कोण 60 है ना, तो साइन 60 और साइन 60 का मान √3/2, तो जो बी एम यानी वाई होगा 3√3/2। तो इस तरह से जो बी कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस का 5/2 और 3√3/2। तो इस तरह से अगर मैं ओ बी वैक्टर डायरेक्ट निकाल क्योंकि मुझे ओ बी निकालना है, तो ओ बी कितना होगा -5/2 आई प्लस 3√3/2j। तो ये आपका ओ बी वैक्टर निकला। ये था प्रश्न नंबर 3। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर है तो क्या ये ज़रूरी है कि वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी के मापांक और वेक्टर सी के मापांक के बराबर होगा। इस बात का व्याख्या कीजिए, क्या ये सही है या नहीं है, या इट इज़ ओनली अ पार्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम ये कहते हैं, मान लीजिए वेक्टर बी है, ए बी आपका वेक्टर बी है और फिर इसमें सी जोड़ा जा रहा है, तो ये बी सी जो है ये वेक्टर सी मान लिया, ये बी सी। अगर माना वेक्टर ए बी वेक्टर बी जो है ए बी के बराबर है और वेक्टर सी बी सी के बराबर है, और जब ए बी प्लस बी सी यानी वेक्टर बी प्लस सी है तो इनका योग जो आएगा बी प्लस सी वो होगा वेक्टर ए सी। तो ये हो गया वेक्टर बी प्लस सी इधर से। अब ये कह रखा है कि वेक्टर ए जो है वो बी प्लस सी के बराबर है, तो इसका मतलब जो ए सी वेक्टर है ये सीधी सी बात वेक्टर ए हो गया। अब इस त्रिभुज में मतलब इन दो वेक्टर्स का योग बी प्लस सी, या यूँ कह लो ए बी प्लस बी सी, इन दो भुजाओं का योग बड़ा होगा ए सी से। त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी से ज़्यादा होगा, या अगर ये तीनों बिंदु कोलिनियर हुए, समरेख हुए, तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ये 3 ही स्थितियां बचती हैं, वरना ये संभव नहीं है ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा। तो इसका कहने का मतलब ए बी प्लस बी सी या तो बड़ा होगा या हैसियत बराबर होगा ए सी के। ए बी का मतलब वेक्टर बी का मापांक, बी सी का मतलब वेक्टर सी का मापांक बड़ा होगा या हैसियत बराबर होगा ए सी का मापांक, ए सी का मापांक यानी वेक्टर ए के मापांक के बराबर। तो ये जो उत्तर है ये पूरी तरह से सही नहीं है, हमेशा सही होगा सत्य नहीं है। इन दोनों का योग इससे या तो बड़ा होगा या हैसियत इसके बराबर होगा। तो पर्टिकुलर केस में जब ये तीनों वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए तीनों समानांतर हैं तभी केवल ये बराबर होगा, अदरवाइज ये बराबर नहीं होगा, बल्कि ये वाली साइड इससे बड़ी होगी या यूँ कह लो ये साइड इससे छोटी होगी। तो ये आपका उत्तर था। प्रश्न नंबर 4 आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 ये कहता है
कि x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x i प्लस जे प्लस के आपका ये जो वेक्टर है इसे वेक्टर ए मान लें, तो इसका जो मापांक है वो 1 है। तो ये हो गया वेक्टर ए आपका एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के, और इसका मापांक अगर 1 है इसका मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 1 हो गया, 3x स्क्वायर 1 हो गया, एक्स स्क्वायर 1 हो गया, तो x 1/3 हो गया, तो x हो गया प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपका था प्रश्न नंबर 5। तो x का मान प्लस माइनस 1/√3 होगा, या तो प्लस 1/√3 या माइनस 1/√3। प्रश्न नंबर 6 कहते हैं एक वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, एक वेक्टर बताइए जिसका मापांक 5 यूनिट हो और जो पैरेलल हो टू द रिजल्टेंट ऑफ, यानी योग वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग के बराबर। वेक्टर सी फाइंड आउट करना है, माना वेक्टर सी मान लिया मैंने, सच दैट वेक्टर सी का जो मापांक हो वो 5 हो और वेक्टर सी पैरेलल हो वेक्टर ए प्लस बी के, और वेक्टर ए है आपको दिया हुआ 2i प्लस 3j माइनस के, वेक्टर बी है आपका i माइनस 2j प्लस 3k। ये वेक्टर ए वेक्टर बी है, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के योग के पैरेलल हो, उसी दिशा में हो और उसका मापांक 5 हो। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कोई वेक्टर किसी के पैरेलल निकालना यानी डायरेक्शन a प्लस बी की निकालनी है, तो a प्लस बी का जो इकाई सदिश है वो निकालेंगे, तो डायरेक्शन वहाँ से आएगी और उसका मैग्नीट्यूड 5 रखेंगे। तो हम कहते हैं, माना p वेक्टर हो गया आपका a प्लस बी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2i प्लस आई यानी 3i, 3i j माइनस 2j यानी j माइनस k प्लस 3k यानी 2k। ये p वेक्टर हो गया, तो इसका इकाई सदिश क्या होगा, 3i प्लस j प्लस 2k बटे 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, यानी 9 1 10 और 4 14, तो 3i प्लस j प्लस 2k अपॉन √ 14 हो गया p वेक्टर। तो c वेक्टर जो होगा वो होगा 5 p कैप, यानी 5 अपॉन √14 3i प्लस j प्लस 2k। ये था आपका प्रश्न नंबर 6। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया, ये है 2i प्लस 3j, 2 क्वेश्चन उतार दिए मैंने आंसर इसमें, इसलिए i माइनस 2j प्लस k है ये, तो इन दोनों का जोड़ होगा 2 प्लस 1 3i, 3 माइनस 2 1, और ये माइनस 1 माइनस के प्लस के, तो 0k है ये, तो ये हो गया 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये 0k, 0 का वर्ग, ये हो गया 10 0k, तो ये हो गया आपका 5/√10 3i प्लस j। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चाहो तो यहाँ से रूट हटा लो, 5√10/10 3i प्लस j, तो 3/2√10i प्लस √10/2j। ये था प्रश्न नंबर 6। आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। कहते हैं वेक्टर ये दे रखा है i प्लस j प्लस k, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 3k, वेक्टर सी दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस k। कहते हैं एक इकाई सदिश ज्ञात कीजिए
जो पैरेलल हो किसके, वेक्टर 2a माइनस b प्लस 3c के। तो इसको अगर मैंने वेक्टर p माना तो आपसे पूछा है इकाई सदिश यानी p कैप पूछा है। तो पहले p कैप निकालेंगे, p वेक्टर निकालेंगे। 2i 2 से गुना कर देती हूँ a को, 2i प्लस 2j प्लस 2k, माइनस से b को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, और 3 से गुणा करेंगे c वेक्टर को, 3i माइनस 6j प्लस 3k। अब इन्हें जोड़ेंगे, ये दोनों कट गए तो ये रह गया माई प्लस का 3i, फिर 2j प्लस 1j 3j माइनस 6j तो बचा माइनस 3j, फिर 2k, 3k से 3k कट गया तो 2k। तो p कैप होगा 3i माइनस 3j प्लस का 2k अपॉन 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 2 का वर्ग। तो ये हो गया 9 और 9 18 और 2 20 और 4 22। 3i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 22। 9 और 9 18 और 4 22 हुए। प्रश्न नंबर 7 हुआ ये आपका। आपको जो भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन करेंगे, मैं दूसरे वीडियो से आपकी वो समस्याएं लूँगी। पहुँचते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 ये कहता है 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। वेक्टर ए है, मतलब बिंदु ए है, शीर्ष ए है 1 -2 -8, वर्टिसेस शीर्ष का मतलब वर्टेक्स C 11 3 7। और दिखाने, पहले तो यही दिखाने कि तीनों की तीनों वेक्टर्स एक ही समरेख है, मतलब तीनों बिंदु समरेख है, एक ही लाइन में है। फिर आपको दिखाना है फाइंड द रेशियो जिसमें B AC को डिवाइड करता है। पहले तो ये है तीनों एक लाइन में है, और फिर आपको ये बताना है B AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले तो हम अगर तीन बिंदु ए बी सी अगर लाइन में है, अब ए बी सी आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तीनों एक लाइन में हैं। तो उसके दो तरीके मैंने बताया था कि एक तो अगर मैं त्रिभुज का एरिया निकाल लूँ तीनों का तो वो एरिया 0 के बराबर रख दूँ, एक तरीका ये है। दूसरा ए बी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूँ, वो 0 हो जाए। तीसरा ए बी और ए सी या बी सी वेक्टर पैरेलल हो, यानी एक ही लाइन में हो, तो ए बी इज़ के टाइम्स ऑफ बी सी या ए बी इज़ के टाइम्स ऑफ ए सी, ऐसे कुछ करके आप मतलब कि नहीं कोई भी एक वेक्टर ए बी या बी सी किसी दूसरे वेक्टर बी सी या ए सी या किसी में तीन वेक्टर बन रहे हैं, यहाँ ए बी बी सी और ए सी, तो कोई एक दूसरे के कुछ गुणा करके दर्शाया जा सकता है। तो ये तरीका होता है। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। तीन लाइन ये दोनों पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए ए बी और बी सी की, या बी ए और बी सी का, या तो बी ए और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 सिद्ध कर दो, या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो और उसे वो अपने आप 0 आ जाएगा। तीसरा तरीका कि ये तीनों एक लाइन में तब होंगे जब ए बी इज़ के टाइम्स ऑफ बी सी एंड सो ऑन। तो अगर मैं ये ए के वो आपके शीर्ष ये हैं, बी के ये सी के हैं, तो ओ ए वैक्टर कितना होगा आपका आई, ए के स्थिति सदिश जिसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, वो भी 5i 0j -2k ओ सी 11i 3j + 7k, ये है आपका। अब मैं ए बी वेक्टर निकाल रही हूँ, तो ये होगा 5 ओ ए बी का मतलब होता है ओ बी माइनस ओ ए
यानी 5 माइनस 1 यानी 4i, 0 माइनस माइनस यानी प्लस का 2j, -2 प्लस का 8 यानी 6k। और अब निकाल रहे हैं हम BC वेक्टर। BC होगा OC माइनस OB, OC माइनस OB। अब आइए OC पर। OC कहाँ है आपका? ये रहा, ये माइनस ये 11 माइनस 5 यानी 6i, 3 माइनस 0 यानी 3j, 7 माइनस माइनस 2 यानी 7 प्लस 2 यानी 9k। ये आपका आया। अब BC वेक्टर लिखा मैंने, 6i प्लस 3j प्लस 9k। कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो ये हो गया 2i प्लस j प्लस 3k। और अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो 4i प्लस 2j प्लस 6k। और ये आपका हो गया AB वेक्टर। तो BC वेक्टर बराबर कोई अदिश इंटू AB, ये हुआ आपका। इसका सीधा सा मतलब है बिंदु ABC समरेख हैं। ये था आपका पहला पॉइंट। अब आपको ये बताना है कि BAC को किस अनुपात में तोड़ती है। BAC को किस अनुपात में? तो हम कहते हैं माना BAC को λ:1 में तोड़ती है, राइट? ये हमारा। तो फिर हमारे हिसाब से OB वेक्टर क्या होना चाहिए? λOC वेक्टर प्लस 1 OA वेक्टर अपॉन λ प्लस 1 होना चाहिए हमारे सूत्र के हिसाब से। तो आएंगे आप λOC वेक्टर है 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस OA वेक्टर हो गया i माइनस 2j माइनस 8k अपॉन λ प्लस 1। तो हो गया 11 λ प्लस 1 तो i का गुणांक हो गया, प्लस 3 λ माइनस 2j का गुणांक हो गया, प्लस 7 λ माइनस 8k का गुणांक हो गया। और सबका λ प्लस 1 अलग अलग कर लिया, चाहो तो एक साथ कर लेते। और OB वेक्टर कितना दे रखा है? 5i प्लस 0j माइनस 2k। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इनके कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स यानी संगत घटक बराबर होंगे। i के गुणांक, j के गुणांक और k के गुणांक आपस में बराबर होंगे। तो किसी एक को से लैम्डा का मान निकाल दो, फिर 2 में सेटिस्फाई करा के देख लो। तो मैं तो इससे करूँगी 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 को जब कंपेयर किया 0 तो लैम्डा का मान आ गया 2/3। तो लैम्डा को यहाँ 2/3 रखा। तो अब सेटिस्फाई सबसे करा के देख रही हूँ। 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, तो ये होगा 22 और प्लस 3 25/3 और ये हो गया 5/3। 25/3 बटे 5/3 कितना हुआ? 5, क्योंकि 3 से 3 कट गया। तो ये ऊपर 25/3, ये 5/3, 5i है। तो सेटिस्फाइड। यहाँ रख के देख लो, 11 गुणा 2/3 माइनस 8 बटे 2/3 प्लस 1 यानी 5/3। ये हो गया 22 माइनस 8 दिया 24, कितना हुआ? माइनस 24 22। कुछ गड़बड़ होगी, इसको तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
ये था आपका 2/3, 5/3, 11 गुणा 2/3, 11 दूना 22 माइनस 8 तिया 24, तो ये हो गया, यहाँ तो गड़बड़ हुई, ओह 11 कहाँ से आ गया ये, सॉरी 7 है, 7 इट इज़ 7 लैम्डा माइनस 8, तो 7 दूनी 14, 8 तिया 24, तो -10/3, 5/3, 3, 5 दूनी 10, माइनस का 2, तो ये सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, रफ वर्क में करेंगे आप काम, राइट, ये अलग से सेटिस्फाई करा के देख लेंगे, अदरवाइज आपका आंसर तो यहीं आ गया है। सो ये था आपका प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 के बाद अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 ये कहता है किसी बिंदु R के स्थिति सदिश बताना है, यानी OR आपको बताना है। स्थिति सदिश का मतलब O से होता है, जो कि एक P बिंदु है जिसका स्थिति सदिश है आपका 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर। एक बिंदु Q है जिसका स्थिति सदिश OQ वेक्टर दे रखा है आपका A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। तो कहते हैं R की स्थिति सदिश क्या होगा, जबकि R बिंदु R PQ को, अरे ये तो चल नहीं रहा भाई, PQ को बाह्य, यानी बाह्य एक्सटर्नली बाह्य रूप में 1:2 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो OR अगर PQ को 1:2 की रेशियो में डिवाइड करता है, वो भी बाह्य है, तो ये हो गया 1 × OQ माइनस 2 × OP, ये सूत्र लगेगा अपॉन 1 - 2। मैंने बताया था m/n, तो एक्सटर्नली जो होगा MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M-n, ये एक्सटर्नल का फॉर्मूला था। ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया। OQ हो गया A माइनस 3B, चूँकि 1 से मल्टीप्लाई किया प्रभाव नहीं पड़ा, और ये 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन ये बचा -1, तो A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर माइनस 4A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन -1, तो ये हो गया -3A वेक्टर माइनस 5B वेक्टर अपॉन -1, तो ये हो गया 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर। तो ये आपका हुआ प्रश्न नंबर 9 का पहला पार्ट, जब इसने एक्सटर्नली इसको बाहर से डिवाइड किया था, सीधा फॉर्मूला लगता है। इसका सेकंड पार्ट ये है कि अगर ये मध्य बिंदु हो, ऑल्सो शो दैट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। अब P RQ का मिड पॉइंट है, ये भी दिखाना है। तो अब अगर P RQ का मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट निकालते हैं RQ का। तो RQ का मध्य बिंदु जो होगा, यानी जो भी पॉइंट होगा वो उसको 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मध्य बिंदु का मतलब ओ RQ का है, तो OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र था। तो OR आपका अभी निकाला 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर, और OQ का है ये रहा A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर बटे 2, तो हो गया 3 + 1 4A वेक्टर, 5 - 3 यानी 2B वेक्टर अपॉन 2, तो हो गया 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये था आपका, ये मध्य बिंदु आया, और ये आप देख रहे हैं किसके बराबर है, OP के। तो ये आपने पाया कि ये OP के बराबर है, तो इसका मतलब बिंदु P R और Q का मध्य बिंदु है, अतः सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था।
ये था प्रश्न नंबर 9। आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 ये कहता है किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दे रखी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए दे रखा है आपको 2i - 4j + 5k और वेक्टर बी दिया हुआ है आपको i - 2j - 3k। कहते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। दो डायगोनल से एक डायगोनल ये है, इसे मैं पी वेक्टर मान लेती हूँ, और ये वह डायगोनल है क्यू वेक्टर। दो अलग अलग डायगोनल है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, उनके मापांक अलग है। तो जो दोनों है डायरेक्शन है, दोनों है, उनका यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी ऐसा वेक्टर जो इसके पैरेलल हो। तो हमें कायदे में पी कैप चाहिए और क्यू कैप चाहिए, ये हमें दोनों चाहिए। अब पी वेक्टर मान लो, ये मान लिया ये वेक्टर ये बी वेक्टर। तो पी वेक्टर आपका हुआ बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर किसके बराबर? त्रिभुज के नियम से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और क्यू वेक्टर कितना हुआ आपका? ये क्यू वेक्टर है, तो आप देखेंगे ए वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर बी वेक्टर। तो इस तरह से क्यू वेक्टर हुआ आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये पी वेक्टर हो गया आपका 2i + i 3i - 6j + 2k। और क्यू वेक्टर हो गया i - 2i - i -2j + 4k, यानी 2j -3 - 5 यानी -8k। ये तीनों निकल गए। तो पी कैप कितना हुआ? 3i - 6j + 2k अपॉन 3 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 3i - 6j + 2k अपॉन 36 + 4 40 + 9 49, यानी ये हुआ 7। 3/7 आई 6/7 जे 2/7 के। ऐसी क्यू कैप होगा -i + 2j - 8k अपॉन 1 का वर्ग 2 का वर्ग। मैं माइनस को नज़रअंदाज कर रही हूँ। ये मैंने सॉल्व कर दिया। कायदे में पीछे सिर्फ एक ही बता रखी है, मैंने दोनों डायगोनल्स बता दी हैं। हालांकि इन्होंने एक ही डायगोनल बोला है, तो जहाँ से ये निकल रहे हैं तो ये भी हो सकती है, ये भी कोई एक डायगोनल इन्होंने बताई है। हम दोनों बताना चाहिए हमें वैसे, जब तक मेंशन ना हो। साथ में बोला है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम मॉडुलस A × B का नियम लगाएंगे और उसे सॉल्व आप करना जानते हैं। सॉल्व करने पर ये मैंने सॉल्व कर दिया है, और सीधा सॉल्व करके ये आपका क्षेत्रफल आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।